कैराना की जिस तस्वीर ने सियासी मुद्दे की सुर्खियों में खुद को जगह दिलाई है, वो मुद्दा अब एक बार फिर से सियासत की नई तस्वीर गढ़ने को बेकरार दिख रही है। बीजेपी से हिंदुओं के पलायन से जोड़कर देख रही है, तो प्रदेश की सरकार जांच के बाद बीजेपी पर ही सियासत करने का आरोप लगा रही है। कैराना को लेकर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बीजेपी इसे हिंदुओं की पलायन से जोड़कर सियासी मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सपा सरकार जिले के एसपी और डीएम की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर इसे गलत बताते हुए महज बीजेपी का सियासी स्टंट करार दे रही है। भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने कैराना में असामाजिक तत्वों के डर और जबरन वसूली के कारण पलायन करने वाले 346 परिवारों की सूची दी थी, जिसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ता दिखा। जिसके बाद जिला प्रशासन ने 4 टीमों का गठन किया और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ऐसा कहा गया कि कैराना छोड़कर गए लोगों में कुछ ऐसे हैं जो बेहतर जिंदगी के लिए कैराना छोड़ गए हैं, जिनमें उनकी संख्या 65 है। वहीं 4 ऐसे हैं जिनकी 20 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं जबरन वसूली के 3 मामले हैं, जिनमें 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि बीजेपी नेता विनय कटियार ने कैराना में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात होने की बात कहकर सियासी बहस तेज कर दी है। वहाँ पर बड़ी हालत दयनीय है। जैसा पाकिस्तान के अंदर स्थिति है, बांग्लादेश के अंदर स्थिति हो गई हिंदू समाज की, वैसे आज की तारीख में कैराना में है। वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है हिंदू, वो सुरक्षित नहीं है और ये सरकार जो है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, गुमराह कर रही है, एसपी के माध्यम से अपनी बात को कह रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया इस मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते दिखे और कहा कि बीजेपी बेवजह ही इस मुद्दे को तूल दे रही है। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि यूपी में इसको एजेंडा बनाएंगे हम। अरे मैं तो चाहता हूँ ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू, महेश शर्मा और मेनका गांधी भी कैराना से पलायन को राज्य सरकार की विफलता बता रहे हैं। मेनका गांधी तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग खुद यूपी छोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो वो आधिकारिक रूप से सारा मामला सामने में आने दीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट आए हैं वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में कुछ लोगों को अगर गांव छोड़ना पड़े तो उसको राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए और समस्या का हल निकालने के लिए हमसे जो मदद मांगेगा वो जरूर देंगे। कैराना की घटना एक सामान्य कानून व्यवस्था की घटना सिर्फ नहीं है। 350 परिवारों का एक जगह से पलायन, कारण उसका मैं कहता हूं कुछ भी है, लेकिन क्या सरकार की मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं है? एक परिवार कहीं से पलायन होता है, उसके पीछे चिंता जाहिर की जाती है आखिरकार, और उन्होंने तो साफ साफ आक्षेप लगाए हैं प्रदेश सरकार पर। इसका मतलब ये सालों से काम चल रहा था। वहां के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधिकारी, वहां के शासक प्रशासक, सबकी आंखों तले, नाक के तले ये काम हो रहा था, और आखिरकार डर दहशत इतनी है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लाचार मुख्यमंत्री की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जहां सब लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सचमुच में ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई किसानों की रक्षा है, ना कोई जान की रक्षा है। मैं क्या सोचूं, इस पर तो इससे 10 गुना ज्यादा और भी तो घटनाएं हुई हैं इन 4 सालों में, कि कोई इस्तीफा तो देता नहीं है। शर्म नाम की चीज यहाँ है भी नहीं सरकार में। यानी कैराना का सच अब सियासत के बीच घिर चुका है, जिनमें कई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। कैराना को लेकर आखिर क्यों हो रही है राजनीति, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ओमकार नाथ सिंह जी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश वाल्मीकि जी से भी चर्चा करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा सरकारी पक्ष क्या है। एसपी के नेता हैं हमारे साथ, और के शुक्ला जी जो बीजेपी के नेता हैं वो ये बताएंगे कि आखिर अचानक से कैराना का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबर बनी हुई है कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हो रहा है,
है। 346 परिवार यहां से पलायन कर गए हैं, लेकिन इस पर भी द्विभाषी बयान है, दो बयान आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बताया जा रहा समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कि आखिर कैराना में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हिंदू परिवार का पलायन हो रहा है। तमाम आपके नेता जो सरकार में इस वक्त नहीं भी हैं वो भी कैराना पर बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से अगर आप देखिए कहीं पर कोई इस तरह की समस्या आई है कि यदि वहां किसी वर्ग विशेष के लोगों को मानसिक, शारीरिक या उनको किसी तरह की यातना, प्रताड़ना दी गई तो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई। अगर आप कश्मीर की तरफ ध्यान दीजिए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जब वो वहां के पंडितों के पलायन पर सवाल उठाती थी और कई बार वहां पर धरना प्रदर्शन भी किए गए और हमेशा कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था कि वहां से कोई नहीं आया है, रोजी रोटी की तलाश में कुछ परिवार दिल्ली और बंबई चले गए हैं, ये पलायन नहीं कहा जा सकता। लेकिन धीरे धीरे सत्य क्या हुआ, जो बीजेपी कह रही थी कि कश्मीर की घाटी कश्मीरी पंडित विहीन हो गई, हिंदुओं से विहीन हो गई कश्मीर की घाटी। आज धीरे धीरे एक हम कहते हैं 364 परिवारों की सूची दी गई है, उसमें से 10 ही सही, 20 ही सही, 15 सही अगर कोई वहां पर प्रताड़ना से या वसूली से या सांप्रदायिक तनाव से किसी कारण से अपना घर बेच रहा है और वहां से जा रहा है, लेकिन तो ये प्रदेश की सरकार पर लेकिन मैं शुक्ला जी एक बात कहूं, अगर 2-3 दिन से ये खबर चल रही है तो कोई तो परिवार आगे आएगा जो ये बात कहेगा कि हाँ, प्रदेश में इस तरह की बात हो रही है, कैराना में इस तरह की घटना हो रही है, इसलिए हमने परिवार छोड़ दिया है या परिवार को हम लेकर दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर गए हैं। आखिर 2-3 दिनों में कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? और जो लिस्ट है उस पर जब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि श्रम ही एकमात्र कारण है या फिर दूसरी जगह रोजगार का कारण है। प्रदेश में रोजगार का ना होना यह भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यह भी तो हो सकता है शुक्ला जी? देखिए, ये भी एक कारण हो सकता है, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जहाँ की कैराना आता है, हाँ। वहां के बारे में यदि आप किसी से पता लगा लीजिए, वहां पर दहशत का माहौल है। आज से कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर में जो भयानक दंगा हुआ था, आप उसको याद करिए, क्यों हुआ था वो दंगा। आज वहां पर हिंदू दब के अगर रहना चाहे तो रह पाता है, नहीं दबने की जरूरत ही क्यों है? सम्मानित नागरिक के संविधान की तरफ से समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, सब आराम से रह सकते हैं, बशर्ते कानून व्यवस्था का हाल दुरुस्त हो तो सब समान रूप से रह सकते हैं। संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम कहीं भी जाकर बच सकते हैं। यही कैराना में किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है कि वहां पर कोई रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। ये तो कानून का काम है ना, कानून तो अपना काम करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है। दुर्गेश जी, क्या है जवाब आपके पास? कानून अगर दुर्गेश जी जवाब दीजिए। कानून अगर अपना काम कर रहा होता तो ये प्रश्न न उठाया। जवाब ये है कि सीधी बात है कि जिनके छोटे बड़े नेता मंत्री ये सब बातें उठाकर जनता के ध्यान को भटकाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। कैराने में ऐसा कोई पलायन नहीं। बहुत से लोग, मैं भारत सरकार में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने एक राज्य की हैसियत से काम किया है, मैंने देखा है। मैं वहां गया था बॉम्बे एक बार बस्ती में, वहां जौनपुर, बलिया, देवरिया और बिहार पटना तमाम लोग, पूरा परिवार वहां बस गया। जो कारोबार यहाँ करते थे, दूध का कारोबार वहां कर रहे, तो बहुत से लोग रोजगार की तलाश में चले गए होंगे, वो सूचना सामने आ जाएगी। जो आपने यह बात कही कि अगर लोग गए होते तो कहीं ना कहीं तो निकल के कोई आता। अगर एक परिवार गया तो क्या उसका पूरा खानदान गया? उस परिवार के जो हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने सूची पेश की, उस एक परिवार उसमें छाट लीजिए, उसका खानदान तो गया नहीं। उसके खानदान के लोगों से पूछा जाए, पता चल जाएगा वो रोजगार की तलाश में यहाँ नहीं मिल रहा होगा, कहीं काम करने गए होंगे। एनसीआर जब से बन गया, उस क्षेत्र का इतना डेवलप हो गया, तो वहां लोग काम की तलाश में कैराना से कितनी दूर है, नोएडा, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, तमाम लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो उसके लिए गए। ये एक मुद्दा, एक तो इन्होंने मथुराला मुद्दा। चलिए, ओमकार जी के पास कोई ना कोई आंकड़ा होगा, हमें जरूर बताएंगे। ओमकार जी, इस मुद्दे पर कोई आंकड़ा है आपके पास? ओमकार सिंह जी तो बहुत बड़ा लिस्ट लेकर के सामने आए, बहुत बड़ी लिस्ट है, 346 परिवारों का लिस्ट है।
क्या आपके पास भी कोई आंकड़ा है इस बाबत? देखिए, हमने वहाँ के विधायक से बात किया था। हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं पंकज मलिक, उसी इलाके के रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि देखिए, कोई डर से कोई कहीं नहीं जा रहा है, और जो पलायन की बात है वो एकदम गलत है। अभी आपके ही उसमें दिखाया गया कि 46 वो 66-64 लोगों को दिखाया गया कि गए हैं, जिसमें आपने खुद कहा है कि 60 लोग कमाने के लिए गए हैं, बेहतर जिंदगी जीने के लिए, और 4 लोग बहुत पहले उनकी हत्या हो सकी है। तो उनका भी नाम उन्होंने पलायन वाली लिस्ट में डाल दिया था। तो सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये है कि इधर जो गांव में रोजगार के साधन कम हुए हैं, मनरेगा को कम किया गया है, और मनरेगा की वजह से मजदूरों के पास काम नहीं रह गया है, तो वो काम के खोज में बाहर गए। और जो छोटे दुकानदार हैं, जिनको बार बार आपके टीवी पर देख रहा हूं दुकान बंद है, उनके पास जब कोई अंदर रोजगार का साधन नहीं रह जाता है तो खरीदारी कम हो जाती है, तो वो भी बेहतर जीवन के लिए बाहर कहीं चले गए। उसको इन लोगों ने एक बतंगड़ बना दिया। सवाल इस बात का है, सरकार को, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, ऐसे तो कई शहर हैं, बिहार में आप ले लीजिए 46% तक पलायन हो गया है। अगर बिहार को आप देखें, 46% लोग बाहर चले गए हैं पिछले 15 सालों में। सुनिए, बिहार, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर, इसमें 250 गांव ऐसे थे जो बैकवर्ड थे, जिनके लिए एक बैकवर्ड फंड रिलीफ ऑर्गेनाइज किया था यूपीए ने। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया। हर तरह के साधन को, हर तरह के विकास को ये सरकार बंद करती जा रही है भाजपा की। तो होगा क्या, लोग दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्थिति इस समय शहरों की भी बड़ी दयनीय हो गई है, वहां भी रोजगार के, चलिए रोजगार एक मुद्दा रोजगार हो सकता है, लेकिन राजनेताओं के लिए ये मुद्दा क्यों है? 2 शब्दों का प्रश्न है मेरा, राजनीति क्यों? शुक्ला जी, राजनीति क्यों? कैराना पर राजनीति क्यों? भाजपा का ये स्टाइल है कि हर चीज को सांप्रदायिक रूप दे दिया जाए, जिससे कि सब लोग सब कुछ भूल के हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान हो जाए। ओंकार जी जो बात कह रहे हैं, सेम लैंग्वेज, इसी तरह के तर्क ये लोग जम्मू कश्मीर की घाटी और असम में जब हम बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रश्न उठाते थे कि भारी संख्या में बांग्लादेश से मुसलमान असम घाटियों में आ रहे हैं और असम में निवास बना रहे हैं परमानेंट, उनके कार्ड इशू किए जाते थे, उनको नागरिकता देने का प्रश्न किया जाता था, उनका वोटिंग कार्ड बन जाता था कि चुनाव जीतने के लिए। असम की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर मेरे उन प्रश्नों का जवाब दिया है, और वहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। आने वाले समय में आज जो बीजेपी कह रही है, मैंने भी आज मुजफ्फरनगर में बात की, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां अभी 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी का सर काट लेना चाहिए। बाद में उसको पार्टी से कांग्रेस ने निकाला, लेकिन बाद में लोकसभा का टिकट भी दे दिया। ये वहां पर मुजफ्फरनगर का एक इनका कार्यकर्ता था जो शायद विधायक था, उसने बात कही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हम लोग राजनीति करने की बात न करें, मुजफ्फरनगर की जो वास्तविकता है, कैराना की जो वास्तविकता है, उसको सामने लाने की जरूरत है। एक परिवार, 2 परिवार भी यह दहशत के कारण वहां से गए हैं, तो उनको वहां बसाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, उत्तर प्रदेश के शासन की है, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक अगर परिवार भी गया है तो वो भी हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, और शीघ्र ही नहीं, आपने तो 346 लोगों के नाम दिए हैं, 346 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें से कई नाम तो ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है 10 साल पहले। इस तरह की भी रिपोर्ट सामने आई है। दुर्गेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैराना को जब मुद्दा बनाया जा रहा है तो एसपी की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है जब कैराना को मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बिल्कुल निशांत जी आ रही। कैसे? बिल्कुल आ रही। मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो बचाव के बचाव के मुद्रा में नजर आ रहा है, बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी तो बचाव के मुद्रा में आ रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि जो लिस्ट दी गई है उसमें 10-10 साल पहले लोग मर चुके हैं, उनके नाम लिस्ट में आ गए। तो ये तो मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है ना, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप कैराना के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देते बीजेपी को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कोई पलायन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कोई पलायन नहीं हुआ। अगर पलायन हुआ है तो केवल रोजगार के लिए गए होंगे। निशांत जी, अभी आप ही ने गृह राज्य मंत्री केंद्र के रिजिजू को दिखाया कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार जो है हमको रिपोर्ट नहीं दे रही है कैराना के बारे में। वहां की जो वास्तविकता है, जो मुख्यमंत्री को समझ में आता है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं? अगर वहां से पलायन नहीं हुआ तो लिख के भेजे कि पलायन नहीं हुआ, जो सूची दी गई वो गलत है।
वो वहां पे जानकारी के केंद्र सरकार को उचित रूप से दें। वहां पे यही स्थिति उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पूरा स्थिति बड़ी विस्फोटक है। मैंने भी आज वहां अपने कार्यकर्ताओं से टेलीफोन पे बातचीत की है। वो उन लोगों का कहना है निश्चित रूप से ये हो सकता है कि 364 में कुछ परिवार के मुखिया लोग खत्म हो गए हो पहले, लेकिन निश्चित रूप से वहां से पलायन हुआ है। इसकी सही जानकारी अच्छा एक छोटा सा सवाल है ओमकार जी और शुक्ला जी, आप दोनों से सवाल है। लखनऊ में आप लोग रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते होंगे, तमाम लोग परिवार के आपके साथ रहते होंगे, क्या वाकई डर लगता है क्या कानून व्यवस्था को लेकर के? आप लोगों के मन में कोई डर है? दुर्गेश जी को बता दीजिए। भाई मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। दुर्गेश जी एक मिनट, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, बैकवर्ड सब समान है और हम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको नहीं करते हैं। और कोई डर की बात नहीं है, किसी तरह की नहीं। ये सिर्फ भड़काने का है लोगों का, ताकि ये भड़का के और अपने अपने वोट अपनी तरफ खींचे। बस ये सपा और भाजपा का मिली भगत है और दोनों आदमी जो यही करते रहते हैं। एक कहता है कि हिंदू, एक कहता है मुसलमान। यानी ओमकार जी ये माने कि आप कम से कम कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये माने हम? कानून देखिए, मेरा एक मानना है, सुन लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे कोई भी व्यक्ति, ये आप कह दीजिए कि पुलिस खराब है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, पुलिस में कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी खराब हो सकते हैं, सिस्टम खराब नहीं हो सकता है। सिस्टम को हम आप मिलकर खराब करते हैं, हम ही आप मिलकर ठीक करते हैं। तो कोई व्यवस्था जो बनी शुक्ला जी आप सुरक्षित महसूस करते हैं? देश में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? गड़बड़ करते शुक्ला हैं जी तो सारे लोग करते हैं। निशान जी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दे रहा हूं। मैं लखनऊ में जहां रहता हूं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के एकदम नजदीक है। सड़क पर शाम को मैं आया था, मेरी गाड़ियां और कई और गाड़ियां खड़ी थी। अभी 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मिठाई को मुफ्त में लेने के लिए समाजवादी युवजन सभा के नौजवानों का झगड़ा हो गया और वहां पर उन्होंने गोली चला दी। ठीक है, बाद में जब पुलिस ने दौड़ाया, पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो वहां पर इतनी गाड़ियां तोड़ी गई, इतनी तोड़फोड़ की गई, सारी दुकानें फैजाबाद रोड की तोड़ दी गई और भारी संख्या में पुलिस बल आ गया। मैंने एक अधिकारी से पूछा तो मुद्दे को इस तरह से भी तो उठाया जा सकता है, जैसे अभी आप बता रहे हैं शुक्ला जी, मुद्दे को इस तरह से भी तो उठाया जा सकता है। इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसा क्यों बताया गया कि 346 परिवार हिंदू के ही गए? मुद्दे को यूं उठाए, हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए। अधिकारी खराब हो सकता है, कर्मचारी खराब हो सकता है, नेता खराब हो सकता है, लेकिन इस देश का सिस्टम नहीं खराब है, संविधान नहीं खराब है। आपने कानून व्यवस्था पर सवाल किया है। कानून व्यवस्था का मैं हाल बता रहा हूँ कि पुलिस अधिकारी ने कहा 2 मिनट में कंट्रोल कर दूंगा, लेकिन ऊपर से आदेश है कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है और किसी तरह का अच्छा हुकुम नहीं करना है। जब हुकुम सिंह जी से भी सवाल किया गया, जब सवाल मीडिया की तरफ से उनको गया, जब उनसे यह पूछा गया कि इन परिवारों की लिस्ट आपके पास आई है, क्या इसका सत्यापन आपने किया है या कैसे आपको पता चला है, तो उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में और भी नाम जोड़ सकते हैं और लंबी हो सकती है लिस्ट, उन्होंने यहां तक कहा है। तो क्या काम करने के दौरान या वो तमाम चीजें वो देख रहे होंगे, अगर वो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो आखिर इस तरह से उसको नाम क्यों दिया गया? उसके बाद एक चीज और उन्होंने जोड़ दिया कि जो लोग वहां पर बदमाशी कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसमें जितने भी नाम उन्होंने गिनाए वो समाज एक विशेष वर्ग से आते हैं वो तमाम लोग, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ बदमाशों का नाम ले रहे हैं। तो इसी तरह से बीजेपी क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही, इसको हिंदू परिवार क्यों बोला जाए? इस पर मैं जानना चाह रहा था। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, आप मुजफ्फरनगर में अपने किसी प्रतिनिधि से पूछवा लीजिए, वहां पर एक बहुत बड़ा माफिया है, वो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, वो फिरौती भी करता है, वो जबरन वसूली भी करते हैं, उनका बहुत बड़ा गैंग है। अगर कोई उनको जबरदस्ती नहीं देता है, अगर उनको वो फिरौती नहीं देता है, अगर उनको वसूली नहीं देता है, उनका टैक्स नहीं देता है, तो उसको वो मारते पीटते हैं, उसके घरों में आग लगा देते हैं और हालत यह है कि उसके डर से ही लोग बड़ी कुल मिलाकर कानून व्यवस्था का ये हाल है ना। आप ये मान रहे हैं कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था ऐसी है इसलिए ये स्थिति बन रही है। दुर्गेश जी, अगर एक परिवार सामने आ जाता है 346 परिवार में से और ये क्लेम करता है कि हमने कैराना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पर ये हालत है, हमारी बदमाशी होती है, गुंडागर्दी होती है, इसलिए हमने घर छोड़ दिया, क्या कार्रवाई होगी सरकार की?
नेशनल वॉइस पर आप कमिट करिए, क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोग की जो जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी केवल अल्पसंख्यकों के सवाल पर बिल्कुल पैनी धार लेके बैठ जाती है। इनको मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक समझ में आता है। समाजवादी पार्टी की नजर में जो हिंदू का सम्मान है, मुस्लिम का सम्मान है, सिख का सम्मान है और ईसाई का सम्मान, हमारी पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलती है, समाजवाद को लेकर चलती है। समाजवाद माने सबको लेकर चलने वाली। नहीं, अगर हिंदू के उसमें ऊपर इससे बहुत कम लोग सहमत भी होंगे दुर्गेश जी, क्योंकि पार्टी में कई मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बीजेपी में ये भी है, ये मानना होगा आपको। वो तमाम नेता भी मौजूद हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले। निशान जी उंगली पे है, उंगली पे। अरे निशान जी उंगली पे है। भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान एक बार छोड़िए चल निशान गया, जी, इसको इन छोड़िए। लोगों ने इतना वातावरण दोनों लोगों ने विषाक्त कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान डरता है, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन जो पिछले भाजपा में 2 आ साल गया, से वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं है। निशान जी पिछले एक 2 नहीं, साल ओंकार जी से को सुन लीजिए, अभी ओंकार जी बहुत जनता बहुत देर पार्टी से की चुप बैठे हुए थे। सरकार ओंकार जी इस देश में बोलिए, है। ओंकार जी बोलिए। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आप कह रहे हैं कि इनके दल में मुसलमान और सिख दोनों हैं, ईसाई हैं, तो जरा सुन लीजिए। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, और राष्ट्रपति जब रोजा इफ्तार करते हैं तो प्रधानमंत्री बहाना बना के शहर छोड़ देते हैं। आप सोचिए, आज तक किसी भी अपने नेता क्या इफ्तार में वो नहीं गए, तो ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं व्यक्तिगत मसला भी तो हो सकता है ओंकार जी। जो उनके यहाँ रहते हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो तो ये भी कह रहे थे कि हम टोपी पहन करके दिखाना नहीं चाहते कि आपके प्रति हमारी सद्भावना कितनी है। वो तो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, उस पर कोई मुद्दा नहीं है। ड्रामेबाजी ये कर रहे व्यक्ति हैं, विशेष उनके बड़े नेता की बात हो अटल सकती है, बिहारी व्यक्ति वाजपेयी विशेष की जी श्रद्धा हो सकती उनके है, बड़े नेता लेकिन अटल सवाल है बिहारी कैराना को वाजपेयी लेकर जी कि आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही उन्होंने है। आज तक जाना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ बोलिए शुक्ला जी, बोलिए। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है शुक्ला जी, तुष्टीकरण की राजनीति एकदम आप करते गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। भाजपा की सरकार एक रवैया वर्ग है, विशेष के ये लिए गलत कुछ नहीं है। करेगी। आप वो जाते हैं 125 करोड़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पैर, माँ का पैर छुएंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माँ का पैर छुएंगे, अपने यहाँ के किसी आदमी से बात भी नहीं करेंगे। ये आपकी राजनीति है। आप जाके अफगान में सम्मान लेंगे और यहाँ पर किसी के घर पे दरवाजे पे खड़े होकर उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये आपकी राजनीति है। दुर्गेश जी, कैराना पर जो भी आरोप लगा है, सरकार पर जो भी आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से, इस पर क्या चल रहा है? क्या कोई कमेटी गठित की गई है समाजवादी पार्टी सरकार की ओर से? क्या कोई जांच बिठाई गई है अगर बीजेपी इतना बड़ा आरोप लगा रही है आप लोगों पर? तो बिल्कुल मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। आज निशान जी जो डिबेट थी उसके 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, 6 साल तुम रहो 6 साल तुम रहो, एक सवाल। दूसरा सवाल कैराना वाला, ये एक तो सवाल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आया कि उन्होंने सपा बसपा को कह दिया गठबंधन, ये मिले हुए हैं। दूसरा सवाल आपका कैराना पर आज की डिबेट में आया। मैं दोनों को सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया अगर सपा बसपा का जरा सा भी मेल होता, दूर दूर का नहीं, नदी के दोनों किनारे मिल ही नहीं सकते। अगर मिल जाते तो आज केंद्र में सरकार मोदी जी के लिए होती। हमारे नेता प्रधानमंत्री जो 20 साल पहले ही बनते रह गए, उनको कहा गया था बनने के लिए। उस बैठक में मैं भी मौजूद था। ज्योति बसु जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, टाल गया। दुर्गेश जी कहीं और की बात कर रहे हैं आप। दुर्गेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से ये मुद्दा उछाला जा रहा है, बीजेपी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, आपकी सरकार इस पर जांच बिठाएगी क्या, ये जानना चाह रहा था मैं। बिल्कुल जांच की जा रही है, जिलाधिकारी क्या की जा रही है? और कहा गया है कि इसको पता लगाइए कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या कहा डीएम ने? कुछ कहा इस पर? ये कहा गया है, लेकिन अब कुछ जब वहां पर ये ऐसा घटना ही नहीं है। हमारे पार्टी के लोगों से बात हो रही वहां, वो कह रहे हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रोपेगेंडा रचा गया जनता का ध्यान हटाने के लिए। 2017 को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। अरे महंगाई पर चर्चा करो, झुग्गी झोपड़ी चर्चा करो, जो गरीब है, दलित है, पिछड़े मजलूम है, जिनको एक टाइम खाने को मिल रहा, एक टाइम नहीं मिल रहा, उनके ऊपर चर्चा करो। उनकी तरक्की कैसे हो, उनकी बहुबुद्धि कैसे बढ़े, उनकी परिवार की तरक्की कैसे हो। सवाल जो है
जो बुनियादी सवाल उस पर कोई बहस नहीं, केवल वो आरोप ये लगा रहे हैं। अरे आरोप ने कुछ जमीन पे तो आप आरोप का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं दुर्गेश जी? आरोप का जवाब दे दीजिए ना, कमेटी बिठा दीजिए, 5 नेता आपके चले जाए कैराना में, देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुद्दा ही खत्म कर दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी तरफ से। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आज ही अपने पार्टी नेतृत्व से ये अपील करूंगा और लिख के दूंगा कि इसकी जांच कराई जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनका खंडन किया जाए। इनकी पार्टी के 5 नहीं, सर्वदलीय एक जांच कमेटी वहां भेजी जाए और मुजफ्फरनगर और कैराना की वस्तुस्थिति से होकर। ओमकार जी सहमत हैं आप इससे? एक सर्वदलीय शुक्ला जी की बातों से आप सहमत हैं कमेटी को लेकर? हर दल के दो ये दोनों लोग जो हैं वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ड्रामा कर रहे हैं और नहीं, मैं गंभीर मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सर्वदलीय पार्टी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी कि कैराना का मुद्दा जो है उस पर कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो सके, हमारे दर्शक भी, नेशनल वॉइस के दर्शक भी जान सके कि हाँ आप तमाम पार्टी के लोग एक हैं, 346 परिवारों का दुख दर्द समझते हैं। क्या इस पर आप लोग एक हो जाएंगे? एक साथ जाके देखें उसको, बिल्कुल देखे जाके। हाँ बिल्कुल, हम तो एक हैं, बाकी लोग एक हो या ना हो, हम सारे दल तक चलने को तैयार हो तो हम भी चलेंगे। चलिए हम जाके उसको देखेंगे, हम बताएंगे कि ये गलत है या सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद यह की जा सकती है नेशनल वॉइस पर आप तीनों नेताओं ने यहां पर यह कमिट किया है, हमारे साथ आप आए हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और यह सर्वदलीय कमेटी होगी जो इस बात की जांच करेगी और सिर्फ मसला आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रह जाए। हमारे दर्शक भी जाने मुद्दा गंभीर है, कैराना में क्या कुछ हुआ है, यह जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।